विश्वविद्यालय कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। आज हम एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर का जो 7वां प्रश्न पत्र है, जिस पेपर का नाम है, प्रश्न पत्र का नाम है मीडिया लेखन एवं अनुवाद। इस पेपर के हम एक टॉपिक लिए हैं आज, जिसके अंतर्गत अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार की तमाम चीज़ें हैं। उसमें से उसके कुछ एक अंश को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अनुवाद का स्वरूप एवं क्षेत्र। आज इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों हम अनुवाद क्या है, उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में जानेंगे, फिर उसका जो मूल अर्थ क्या है और आधुनिक युग में अनुवाद किस तरह से एक विश्वव्यापी आवश्यकता बन चुकी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही हम इस अनुवाद जो कि कला और विज्ञान दोनों के रूप में इसकी संरचना निर्धारित की जाती है, उसके बारे में जानेंगे। अनुवाद के कौन कौन से अंग है, स्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है, अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये भी जानेंगे। साथ ही अनुवाद के जो विभिन्न क्षेत्र है, आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर अनुवाद का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हम उन तमाम क्षेत्रों के, अनुवाद के तमाम क्षेत्रों के बारे में भी आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही ये अनुवाद के कौन कौन से प्रकार हैं, इनके तमाम अलग अलग प्रकारों, इनके विविध प्रकारों के बारे में भी हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हमारी जो भाषा होती है, हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। एक व्यक्ति अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे व्यक्ति तक वो प्रकट करता है और वह समझ करके वो प्रतिक्रिया स्वरूप में वह भी अपने मन के भावों और विचारों को प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे व्यक्ति को या प्रथम व्यक्ति के पास तक वो पहुंचाता है। तो इस तरह से भाषा का आदान प्रदान होता है। तो ये जो भाषाई आदान प्रदान या भावनाओं का आदान प्रदान कैसे संभव हो पाता है? यह तभी संभव हो पाता है जब यदि मैं जिस भाषा से किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहा हूँ या अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा हूँ किसी व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति भी यदि उस भाषा के बारे में जानता है, उस भाषा को समझता है, उसके शब्दों की जानकारी रखता है, भावों की जानकारी रखता है, तभी वो प्रतिक्रिया दे सकता है या मेरी बातों को, मेरे भावों को तभी समझ सकता है। और अदरवाइज़ हमारी जो भाषाई आदान प्रदान है या विचारों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, वो अवरुद्ध हो जाती है। अब मान ले जाए मैं किसी को कहता हूँ कि मैं कल बिलासपुर जाऊँगा, तो मैं जब सामने वाले को, किसी व्यक्ति के सामने मैं अपनी बातों को जब प्रकट कर रहा हूँ, वह भली भांति समझ जाता है कि मैं कल सुबह बिलासपुर जाने वाला हूँ, और यह तभी समझेगा। अब यही बात मैं किसी अंग्रेज व्यक्ति के पास, यही बात मैं किसी चीन में रहने वाले व्यक्ति, जापान में या फ्रांस में रहने वाले व्यक्ति के पास मैं बोलता हूँ कि मैं कल बिलासपुर जाऊँगा, तो निश्चित तौर से वह मेरी बातों को नहीं समझ पाएगा और हमारे भाषाई आदान प्रदान क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। सिमिलरली कोई विदेशी व्यक्ति जिस भाषा को, जिस बोली को मैं नहीं जानता, उस भाषा में यदि कोई व्यक्ति आकर के कुछ भी बोलता है, तो मैं भी उस भाषा को, उस बोली को नहीं समझ पाता। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यदि हम उस भाषा को नहीं समझते, इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस रहे पगुराए वाली स्थिति बन जाती है। कुल मिलाकर के भाषाई विचारों का आदान प्रदान तभी सफलतापूर्वक
सार्थकता के साथ सफल होती है जब हम दोनों ही भाषा भाषी जो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे की भाषा को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ यह बताने की ज़रूरत नहीं, जितनी पुरानी हमारी भाषा पद्धति है, जब से हम भाषा जान रहे तो उतनी तो नहीं, लेकिन उसके लगभग पैरेलल, उसके लगभग समानांतर हम कह सकते हैं अनुवाद भी उतनी ही पुरानी है जितनी की भाषा पुरानी है। अब हम देखते हैं कि विभिन्न भाषाई मंच पर, साहित्यिक पत्रिकाओं में, अखबारों में तथा रोज़मर्रा के जीवन में हमें अक्सर अनुवाद शब्द देखने और सुनने को मिलता है। साधारणतः एक भाषा पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरे भाषा पाठ में यथावत व्यक्त करना, अर्थात एक भाषा में कही बात को दूसरी भाषा में कह देना अनुवाद कहलाता है। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, मैंने एक भाषा में ये बात कही। अब इसी बात को यदि शाब्दिक अनुवाद करेंगे तो उसकी व्याकरणिक संरचना के अनुसार मैं अंग्रेजी में कहता हूँ तो राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो हिंदी जो भाषा है उससे मैंने अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद कर दिया। तो ये अनुवाद करने के लिए क्या हुआ, ये मूल भाषा है हिंदी, राम आम खाता है, ये मूल भाषा हो गई जिसे हम स्रोत भाषा कहते हैं, है ना, हम जिससे अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है, और जिसमें अनुवाद कर रहे हैं वो लक्ष्य भाषा हो जाती है। जैसे राम इट्स मैंगो, ये लक्ष्य भाषा हो गई, अंग्रेजी में बता रहे हैं, और इस अनुवाद करने वाला मैं हूँ, अर्थात मुझे लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा दोनों की जानकारी है, तो मैं अनुवादक हूँ। तो ये मूलभूत चीज़ें हैं जो अनुवाद की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। पहले आइए समझते हैं इस अनुवाद का एक शाब्दिक अर्थ। जो हमारी भाषा के आदान प्रदान की एक भाषिक प्रक्रिया ही हम अनुवाद को कह सकते हैं। और हिंदी में जो ये अनुवाद शब्द हम आज अनुवाद कहते हैं, ये शब्द संस्कृत के शब्द से बना हुआ है। ये एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द से अभिप्राय क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनु धन वाद, यानी अनु इसका उपसर्ग है और उसके बाद में उसका शब्द है वाद। तो अनु उपसर्ग लगा है वाद शब्द में और उससे ये बना हुआ है अनुवाद शब्द। तो अनु का अर्थ क्या होता है, अनु उपसर्ग का बाद में होता है, अनु का अर्थ होता है बाद में, और वाद का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को कहना, उसको बोलना। ठीक है, तो यदि हम एक साथ यदि कहें अनुवाद शब्द को, तो प्राप्त कथन को पुनः कहना, कथन है वाद, अनु मतलब फिर से या बाद में फिर से कहना। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली होगी कि जब हम यह कहते हैं कि बाद में फिर से कहने वाली बात, तो हम सीधा उसके शब्दों को नहीं कहते, बल्कि उसके भावों को भी हम दोहराते हैं या भावों की पुनरावृत्ति करते हैं, शब्द की नहीं अनुवाद में। तो यहाँ पर ये एक प्रकार के उसके शाब्दिक अर्थ हो गए, लेकिन मूल अर्थ में हम अभी जाएंगे और इसके पश्चात अनुवाद को और अधिक समझने के लिए जो पाश्चात्य चिंतकों ने, पाश्चात्य के विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने अनुवाद को अपने अपने ढंग से परिभाषित किए हैं, उनके द्वारा दिए गए जो अनुवाद की परिभाषा है उसे भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अनुवाद का मूल अर्थ होता है पूर्व में कथित, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व में कथित बातों को
पुनः कहना या दोहराना या उसकी पुनरावृत्ति करना। परंतु आज अनुवाद शब्द का अर्थ जो है एक विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्रोत भाषा है, उसमें निहित संदेशों को, उसके सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में अंतरण करना, परिवर्तित करना, ये है। तो अनुवाद का अर्थ सिर्फ शाब्दिक अनुवाद से नहीं बल्कि उसके भाव अनुवाद करने के मूल अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम अनुवाद की जब चर्चा करते हैं तो इसमें केवल हमें दो भाषा की जानकारी ही पर्याप्त नहीं है अनुवाद के लिए। जैसे किसी साहित्य की साहित्यिक ग्रंथ का हम मान ले जाए अनुवाद करते हैं, किसी विदेशी राइटर का या किसी पाश्चात्य लेखक के किसी साहित्य के ग्रंथ का, नाटक का, कहानी का हम अनुवाद करते हैं, तो हमें न केवल उस भाषा की जानकारी हासिल करनी होगी या हमें भाषा की जानकारी होनी ज़रूरी होगी, बल्कि उस भाषा की जानकारी के साथ साथ हमें वो किस मानसिक दशा में वो कहानी लिखी गई, उस और लेखक के आसपास के परिवेश कैसे थे, वो जिस समाज के बारे में वो कहानी लिखी गई है, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनके रीति रिवाज कैसी थी, उनका रहन सहन, वेशभूषा, कुल मिलाकर के जितने भी उनके संस्कृति के अंग हैं, इन तमाम चीज़ों की भी जानकारी हमें यदि होगी तब हम अनुवाद को सही कर पाएंगे। अनुवाद के साथ हम न्याय कर पाएंगे तभी जब हमें उस स्रोत भाषा या मूल भाषा के साथ साथ जिस भाषा में साहित्य लिखी गई है उसकी संस्कृतिगत परिवेश की जानकारी यदि हमें होती है तब हम कहीं सही ढंग से उस कृति का अनुवाद लक्ष्य भाषा में हम कर सकेंगे। तो इस दृष्टि से आज हम देखें तो अनुवाद भले ही किसी को आसान लगता हो, लेकिन अनुवाद एक बड़ी ही चुनौती भरा कार्य है। इसके लिए हमें न केवल लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा पर अधिकार होना है, बल्कि जो विषय सामग्री है उसका गहरा ज्ञान भी होना ज़रूरी है। उसमें कई विषयों की जानकारी भी हमें साथ साथ उसके समानांतर मालूम होनी चाहिए। तो ये बातें हैं। और यहाँ पर ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अनुवाद की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई जा रही है। शुरू में लिखा है मूल भाषा और उसके बीच में है अनुवाद, मूल भाषा जिसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। फिर आप बीच में देखते हैं कि अनुवाद है और नीचे है लक्ष्य भाषा। तो ये दोनों में क्या होता है, एक तो स्रोत भाषा होती है, तो स्रोत भाषा के हमें अर्थ को समझना होगा, उस भाषा की संरचना की जानकारी होनी चाहिए और उस भाषा की शैली मतलब किस ढंग से वो साहित्य लिखी गई है उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें उसी रूप में अनुवाद भी करना है। तो सिमिलरली हमें जिस भाषा में हम अनुवाद करने जा रहे हैं उस लक्ष्य भाषा के भी भाषायिक संरचना को, उसके अर्थ को और उसकी शैली, किन किन शैलियों का प्रयोग किया जाता है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसके पश्चात मैं ये स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बारे में बताया। इसमें एकदम ज़रा सा अंतर है। आप ध्यान देंगे मैं थोड़ी सी बात जो बोल रहा हूँ उसमें एक शब्द से और में का अंतर है, उससे आप लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा में अंतर स्पष्ट समझ सकते हैं। जिस भाषा से, मैंने क्या कहा, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। मैंने क्या कहा, जिस भाषा से, अब मैं लक्ष्य भाषा के लिए परिभाषा मतलब बता रहा हूँ। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है।
इसके पश्चात हम आगे देखेंगे कि पाश्चात्य और जो भारतीय विद्वानों ने अनुवाद को परिभाषित करने का अलग अलग अपने अनुसार विद्वानों ने अपने विचारों से इनकी परिभाषा दी है। तो शुरू में हम देखते हैं हमारे कुछ पाश्चात्य पश्चिम देशों के जो विद्वान हैं, जिसमें बहुत ही मशहूर अनुवाद विज्ञान में काम करने वाले हमारे भाषाविद रहे हैं नाइडा। इनके अनुसार मैं बता दूं, अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर होती है। तो नाइडा जी ने अपने अनुवाद की परिभाषा में जोर दिया है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में समतुल्यता पर। यानी कि पहले हम जो अर्थ पर जोर दिया जाता है स्रोत भाषा के अर्थ पर और लक्ष्य भाषा के अर्थ पर, फिर जोर दिया जाता है अनुवाद में स्रोत भाषा की शैली पर और फिर लक्ष्य भाषा की शैली में। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे विद्वानों का मैंने यहाँ पर जो परिभाषाएं उन्होंने दी है उसका कलेक्शन किया है। आप इसको अपनी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक विद्वान है सैमुअल जॉनसन जी। इनके अनुसार मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। बहुत ही बढ़िया परिभाषा इन्होंने अनुवाद की दी है। उसमें बताया है कि हमें भावों की रक्षा करना, ये मूलभूत बातें हैं अनुवाद विज्ञान में। मान ले जाए मैं कोई अंग्रेजी साहित्य की कोई अंग्रेजी साहित्य है, किसी साहित्यकार की रचना है, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद कर रहा हूँ, तो मुझे अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा की जानकारी कितनी है वो महत्वपूर्ण तो है, साथ ही साथ मुझे अनुवाद में ये विशेष तौर से ध्यान रखना होगा कि मैं जिस भाषा में अनुवाद कर रहा हूँ अर्थात हिंदी भाषा में अनुवाद कर रहा हूँ, तो मुझे अंग्रेजी भाषा की उस कहानी का या उस काव्य का उसका भाव, जो जिस भाव से वो साहित्य, जिस भाव से वो कविता या कहानी लिखी गई है, उसके भाव, उसके संदेश लक्ष्य भाषा में आने चाहिए। इसी तरह से हम देख सकते हैं कुछ हमारे भारतीय चिंतकों ने, भारतीय जो हमारे विद्वान हैं, भाषाविद हैं, उन्होंने भी अनुवाद की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें देवेंद्र नाथ शर्मा जी की यहाँ पर एक परिभाषा मैं पढ़ रहा हूँ। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। निश्चित तौर से इन्होंने एक सामान्य सी परिभाषा दी है कि अनुवाद क्या है, तो साफ सीधे तौर से हमें ये पता है कि जब हम विचारों का एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरित करते हैं, मतलब पहली भाषा यानी मूल भाषा या लक्ष्य भाषा में जो निहित विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, हम उसकी दूसरी भाषा में उसी भाव या विचार को लाते हैं। तो ये एक प्रकार से भाषागत रूपांतरण है। एक भोलानाथ तिवारी जो हमारे हिंदी के बड़े मर्मज्ञ रहे हैं, उनकी परिभाषा है किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। निश्चित तौर से इन्होंने भाषागत रूपांतरण में एक विशेष शब्द का इन्होंने उल्लेख किया है, वो है अभिव्यक्ति की सहजता। मान ले जाए मैं किसी लक्ष्य भाषा से किसी स्रोत भाषा से कोई एक कहानी को, कविता को जब मैं अनुवाद करता हूँ, तो मैं लक्ष्य भाषा में जब अनुवाद करते समय इतना ध्यान रखूँ कि
जो मेरी अभिव्यक्ति है उसमें सहजता हो, ताकि जो पाठक हैं उन्हें मूल भाषा या स्रोत भाषा के भाव बड़ी सहजता से प्राप्त हो सके, ग्रहण कर सकें। वैसे ही एक हमारे विनोद गोदरे जी हैं, इन्होंने अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा व्यक्त अथवा रचना सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। इन्होंने भी वही बात कही है कि जो स्रोत भाषा के जो भाव हैं उस भावों की रक्षा करते हुए बिल्कुल उन्हीं भावों के साथ बड़ी सरलता से संप्रेषण करते हुए लक्ष्य भाषा में एज इट इज वैसे ही अभिव्यक्त कर देना अनुवाद कहलाता है। तो कुछ विद्वानों ने अनुवाद, हम अभी अनुवाद के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ विद्वानों ने अनुवाद को कला कहा है, कुछ विद्वानों ने अनुवाद को विज्ञान माना है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो अनुवाद है ये कला के अंतर्गत भी मान्य है और विज्ञान के अंतर्गत भी मान्य है। तो अनुवाद में जब हम साहित्य में अनुवाद की बात करते हैं तो जैसे गद्य विधा के कोई हैं, कहानी है, तो उसे हम कहानी रूप में ही अनुवाद करते हैं। और जो कविता है उसको किसी स्रोत भाषा की कविता है उसको लक्ष्य भाषा में जब अनुवाद करते हैं तो उसको हम पद्य या काव्य रूप में ही अनुवाद करते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि काव्य को हम गद्य में अनुवाद करें या गद्य की किसी कहानी या नाटक को पद्य में अनुवाद करें। ये अपवाद की स्थिति होती है, ऐसा बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। तो अनुवाद मुख्य तौर से इसके जो प्रकार हैं उसमें शब्दानुवाद है, भावानुवाद है, छायानुवाद है, सारानुवाद है, व्याख्यानुवाद है, आशु अनुवाद है और एक है अनुवाद में रूपांतरण। तो ये तमाम अनुवाद के प्रकार हैं। तो एक एक करके इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि शब्दानुवाद क्या है। जैसे कि इसके शब्द से ही हमें पता चलता है। शब्दानुवाद मतलब शब्दों का अनुवाद करना। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्रोत भाषा होती है उसके प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में एज इट इज़ हम लिख देते हैं। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी क्योंकि भाषिक संरचना का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्याकरण का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये कुल मिलाकर के छोटे बच्चों को जैसे हम कोई चीज़ समझाते हैं ना कि क्या है बेटा, तो मान लीजिए केला है तो उनको हम बताते हैं ये बनाना है, आम है तो उनको बताते हैं अंग्रेजी में कि ये मैंगो है। तो ये शब्दानुवाद है। तो छोटे बच्चों को जब हम शब्दार्थ या सिखा रहे होते हैं, अंग्रेजी में सिखा रहे होते हैं, उस समय इस तरह के अनुवाद प्रक्रिया काम आती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो शब्दानुवाद है ये किसी साहित्य या किसी रचना के अनुवाद में यह अनुवाद काम आए। मुझे ये उपयुक्त नज़र नहीं आता है। मतलब शब्दों को मक्षिका स्थाने मक्षिका यहाँ पर बढ़िया ढंग से लिखा गया है। आधारित शब्दानुवाद, ये अनुवाद यदि अनुवाद के विभिन्न प्रकार हैं उसमें देखा जाए तो ये सबसे निकृष्ट कोटि यानी निम्न कोटि के अनुवाद में इसकी गिनती होती है। मूल भाषा की हर शब्द अभिव्यक्ति को यथावत लक्ष्य भाषा में अनुवादित नहीं किया जा सकता। ठीक है। हम अब एक भाषा के किसी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं भाई, या उस के कई पर्यायवाची शब्दार्थ भी होते हैं। तो वाटर है तो जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उस वाटर के बदले में हम पानी लिखें, जल लिखें, तोय लिखें, नीर लिखें, अम्बू लिखें, क्या लिखें, तो हमें उस मूल भाषा के भावों को समझना होगा।
और उसके लिए कौन से उपयुक्त शब्द वहाँ पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अनुवाद करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो शब्दानुवाद साहित्य अनुवाद करने के लिए या किसी रचना में अनुवाद करने के लिए मुझे उपयुक्त नहीं लगता। इसलिए इसका प्रयोग, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, बच्चों को हम कोई चीज़ बताते हैं और उसका मीनिंग बता देते हैं, उसके लिए तक ही ठीक है। बाकी कोई बड़े लोग इस तरह से करते हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, शब्दानुवाद का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हम कई बार शब्दानुवाद करते हैं, वैसे ही तो हम कई बार हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। ये कुल मिलाकर के उपयुक्त अनुवाद नहीं है, लेकिन एक प्रकार है वो भी अनुवाद का। दूसरा अनुवाद का प्रकार है जो भावानुवाद। इसमें हम देखते हैं शब्दों पर जोर नहीं दिया जाता, उसके भाव क्या हैं, श्रोत भाषा के शब्द क्या हैं, पदक्रम क्या है, उसके वाक्य विन्यास क्या है, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती। उसके अपनी भाषिक संरचना होती है, उनके अपने, जैसे राम इट्स मैंगो, ये अंग्रेजी में कर्ता पहले है, फिर क्रिया है, राम इट्स मैंगो, फिर कर्म आखिरी में है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम इसी का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो शब्द अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम इट्स मैंगो का राम खाता है आम। तो क्या ये अनुवाद उपयुक्त है? बिल्कुल नहीं। हम उसके भाव का अनुवाद करेंगे। तो जब हम भाव का अनुवाद करते हैं तो हमें यह मूल भाषा की भाषिक संरचना, उसके शब्द, उसके पदक्रम, वाक्य विन्यास को ध्यान नहीं देना है। हम उसका अनुवाद करते हैं तो जो लक्ष्य भाषा में वो भाव आ जाए वो ज़रूरी है, वो भाव आ जाए वो ज़रूरी है। जैसे राम खाता है आम, ये राम इट्स मैंगो का, ये भी सही है, लेकिन इसका सही अनुवाद नहीं है। इसका अनुवाद हिंदी में क्या होगा, राम आम खाता है। तो इसमें क्या है, पहले कर्ता इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन आम जो है, जो उसमें मैंगो आखिरी में है, यहाँ पर जो कर्म है, हमारे हिंदी भाषिक संरचना में कर्म वो बीच में आ गए है और खाता है क्रिया आखिरी में आ रहा है। तो हर भाषा की अपनी भाषिक संरचना होती है। तो जो एक अनुवादक होता है उसके दोनों ही भाषा की जो स्रोत भाषा है और लक्ष्य भाषा है, उसके भाषिक संरचना का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इसमें भाषिक संरचना को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें महत्व दिया जाता है भावों के अनुवाद को। भावानुवाद की प्रक्रिया में कभी कभी मूल रचना जैसा मौलिक वैभव आ जाता है, लेकिन कई बार तो पाठकों को हमेशा यह कंप्लेन रहता है, शिकायत रहती है कि मूल भाषा की भावधारा को समझे बिना लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप भाव सामग्री प्रस्तुत कर दी गई। यानी जब तक हम मूल भाषा के भाव को लक्ष्य भाषा में सही ढंग से नहीं लाएंगे तो उस अनुवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आगे देखते हैं, एक है छायानुवाद। छायानुवाद में क्या होता है बच्चों कि संस्कृत नाटक में अपन देखे होंगे कि जैसे कई पात्र हैं, मुख्य तौर से जो उसमें जो नायक होता है और बाकी जो उच्च संपन्न वर्ग या प्रभु वर्ग के होते हैं वो लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं, जबकि स्त्री पात्र है और जो दासी है, सेवक है, जो छोटे वर्ग हैं, वो लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसकी संस्कृत छाया भी नाटक में विद्यमान रहती है। ऐसे ही प्रयोगों से छायानुवाद की जो वो है इसकी शुरुआत हुई। मतलब मूल भाषा से पूरी तरह बंधा हुआ उसकी छाया में लक्ष्य भाषा में वर्ण विषय की प्रस्तुति करना। यानी जब हम प्राकृतिक
जैसे क्या है, जैसे उसके प्रभु वर्ग हैं, बड़े लोग हैं, संस्कृत भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसी ग्रंथ में जो संस्कृत में लिखी गई है, उसी ग्रंथ में जो सेवक वर्ग है, दासी वर्ग है, जो महिला वर्ग है, वो प्राकृत भाषा में बात कर रहे हैं। तो जब हम अनुवाद करते हैं लक्ष्य भाषा में, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि मूल भाषा से वो जो प्राकृत भाषा का भी अनुवाद मूल भाषा के भाव के अनुरूप, उसी के छाया के अनुरूप हमारे लक्ष्य भाषा में भी उसका सही सही भाव आए। यानी मूल भाषा जो है संस्कृत है, लेकिन कुछ पात्रों ने प्राकृत भाषा में बात किया है, तो हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता होती है उस मूल भाषा की जो भाव है और उनकी जो भाव में तारतम्यता है, वो हमारे लक्ष्य भाषा में न टूटे। इसके पश्चात है सारानुवाद। जैसा कि नाम से स्पष्ट, सार यानी संक्षेप में, सार रूप में, संक्षिप्त में कहना। इस अनुवाद में जो मूल भाषा की सामग्री का संक्षिप्त में और अति संक्षिप्त में अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। मान ले जाए हमारे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है या फिर हमारे राष्ट्रपति जी का वक्तव्य है, तो उनको हम पूरा तो अनुवाद नहीं करेंगे, तो उनके जो मुख्य बातें हैं उसको हम, कोई उनके मूल भाव भी न छूटे और उनका अनुवाद हमको समझ में आ जाए। तो तमाम चीज़ों को सुन करके हम उनके मूलभूत बातों को सार रूप में अनुवाद कर देते हैं। ये सार अनुवाद के अंतर्गत आता है। व्याख्या अनुवाद, ये भी बड़ा अनुवाद का अच्छा प्रकार है। ऐसे अनुवादों में क्या होता है, जो मूल भाषा की सामग्री है का लक्ष्य भाषा में व्याख्या सहित अनुवाद किया जाता है। यानी इसके लिए जो अनुवादक है उसमें ज्ञान की प्रखरता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए। अनुवादक अपने अध्ययन और दृष्टिकोण के अनुरूप जो मूल भाषा की सामग्री है उसकी व्याख्या करके और कई उदाहरण दे करके, कई प्रमाण प्रस्तुत करके, वो और अधिक अच्छे से उसको एक प्रकार का मूल भाषा के एक प्रकार से जो मूल भाषा है उसके भावों को ध्यान में रखते हुए हम और अधिक क्या बोलते हैं, स्पष्ट करने के लिए व्याख्या के रूप में उसका अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। आप लोग जानते होंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता का अनुवाद किया था। वो व्याख्या अनुवाद का बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसके पश्चात है आशु अनुवाद। जहाँ अनुवाद यहाँ पर आशु मतलब होता है शीघ्र अनुवाद। आप जानते हैं कि दो अलग भाषा भाषी लोग जब आपस में बात करते हैं और एक भाषा भाषी को दूसरे भाषा भाषी की भाषा का ज्ञान नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में हमें एक अनुवादक, जिसे हम दुभाषिया बोलते हैं, दुभाषिया मतलब वो मेरी भी भाषा की जानकार होता है और जो सामने वाली जो व्यक्ति है उसकी भी भाषा का वह जानकार होता है, उसे ज्ञान होता है। तो दो दूरस्थ देशों के भिन्न भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं, तो उनके बीच दुभाषिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई मंत्री विदेश जाते हैं और भाई उनको हर देश की भाषा की जानकारी तो नहीं है। चीन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, तो वो जापानी और चीनी भाषा तो नहीं जानते। ऐसी परिस्थिति में दुभाषीय होते हैं। ऐसे लोग एक भाषा का तुरंत आशु अनुवाद करते हैं, फिर दूसरा भाषा उसके अकॉर्डिंग विचारों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। आखिर में है रूपांतरण। रूपांतरण क्या होता है? इसमें जो अनुवादक होता है, ट्रांसलेटर होता है, वो मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में केवल शब्द और भाव का अनुवाद नहीं करता, अपितु अपनी प्रतिभा से
सुविधा के अनुसार मूल रचना का पूरी तरह से रूपांतरण कर डालता है। मतलब एक समझ लो, एक पुनर्रचना कह सकते हैं। जैसे डबिंग होती है ना, फिल्म में डबिंग होती है, जैसे तमिल भाषा या तेलुगु भाषा में जो फिल्म बनाई जाती है, अंग्रेजी भाषा में जो फिल्म बनाई जाती है, या फिर आप देखते होंगे डिस्कवरी में जो आता है, ये कुल मिलाकर के एक डब होता है। लेकिन यदि हम साहित्य में यदि रूपांतरण की बात करते हैं, तो जैसे विदेशी राइटर्स हैं, रचनाकार हैं, उनके नाटकों का अनुवाद करना, लेकिन उसमें बिल्कुल भाव को भी बदल देना, उसमें मूल रचना को बिल्कुल बदल डालना, ये रूपांतरण कहलाता है। एक पुनर्जन्म है उस नाटक का या उस कहानी का। जैसे विलियम शेक्सपियर जी के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, ये एक रूपांतरण का उदाहरण है। तो आप ये अनुवादक है, अनुवादक जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो लक्ष्य भाषा के जो भाव है उसको उस मूल भाषा या स्रोत भाषा के भाव है उसको लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने वाला अनुवादक कहलाता है। और अनुवादक के यूँ तो बहुत सारे गुण होने चाहिए उसमें, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि उन्हें एक दूसरे के संस्कृति का ज्ञान हो। यदि संस्कृति का ज्ञान ना हो, उनके रीति रिवाज का ज्ञान ना हो, तो कम से कम उसको मूल भाषा की प्रकृति, उसकी भाषिक संरचना, और लक्ष्य भाषा की प्रकृति, उसकी भाषिक संरचना का ज्ञान तो ज़रूर होने चाहिए। तो ये अनुवादक का रोल है। अब मैं आखिर में आते हैं हम अनुवाद के क्षेत्र में। अनुवाद के क्षेत्र आज हम देखें तो दुनिया जो है अनुवाद जो विज्ञान है या अनुवाद जो का क्षेत्र है बहुत व्यापक हो चुका है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं बाकी है जहाँ पर अनुवाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब हर क्षेत्रों में आज इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। तो यदि हम यह कहें कि आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र हैं सब अनुवाद के क्षेत्र हैं, तब भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज चाहे कार्यालय के क्षेत्र में देखें, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, साहित्य के क्षेत्र में देखें, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में देखें, कोर्ट न्यायालय में देखें, हर जगह इस अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके फटाफट हम देख लेते हैं। पहले न्यायालय के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग। तो अदालतों की भाषा जानते हैं आप लोग। पहले यहाँ पर हम ब्रिटिश लोग यहाँ रहते थे, वो लोग को हिंदी की जानकारी नहीं थी, तो जो न्यायालय की भाषा थी वो तो अंग्रेजी में थी और उर्दू में। तो कहीं न कहीं जब राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाया गया, तो आज जो भी न्यायालय के जजमेंट आते हैं, निर्णय आते हैं, उसका कहीं न कहीं आज हिंदी में भी उसका अनुवाद हमें उपलब्ध कराया जाता है। तो मुकदमों के लिए आवश्यक कागजात जो अलग अलग प्रादेशिक भाषा है, आप जानते हैं सभी कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। हर एक प्रदेश की जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। तो अंग्रेजी के अतिरिक्त उस क्षेत्रीय भाषा में भी उन्हें न्याय पत्रक प्रदान किए जाते हैं। मान ले जाए अंग्रेजी में कोई कोर्ट के निर्णय आए, तो कर्नाटक राज्य के कोर्ट के निर्णय हैं तो उसका एक प्रति कन्नड़ भाषा में भी होगी। तो अनुवाद करना पड़ता है अंग्रेजी का कन्नड़ में। तो दूसरा क्षेत्र है सरकारी कार्यालय। आज़ादी से पहले सरकारी कार्यालयों की भाषा पूरी तरह से अंग्रेजी में होती थी, और राजभाषा बनने के बाद आज प्रत्येक कार्यालय के जो दस्तावेज हैं उसका कहीं न कहीं हिंदी में भी अनुवाद किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग,
जैसे कई कितने आविष्कार, नए नए आविष्कार होते हैं, तो वो आविष्कार के जैसे विदेशों में कोई चीज़ आविष्कार किए जाते हैं तो वहाँ के अपने शब्द होते हैं। तो जब हम उसका प्रयोग अपने देश में करते हैं तो हम जैसे कंप्यूटर का संगणक बोलते हैं, लैब का प्रयोगशाला बोलते हैं। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसके हमको जब उसका हम अपने स्तर पर अपने भाषा में करना पड़ता है। तो देश विदेश में जितने भी ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में सारा लेखन है उन्हीं की भाषा में होती है, जिसका हम शोध करके अनुसंधान करके अपनी भाषा में उसका अनुवाद करते हैं। और यह कार्य एक समझदार दोनों भाषा के जानकारी रखने वाले समझदार अनुवादक के द्वारा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, अब जैसे हमारे ही देश में देख लें कि हमारे देश में 22 मतलब अलग अलग प्रदेशों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, मतलब हम बहुभाषी देश में रहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद के बिना एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। आधुनिक युग में विज्ञान, समाज विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, भौतिक है, गणित है, ये सभी की पाठ्य सामग्री हमें अंग्रेजी में प्राप्त होती है। हिंदी के प्रदेशों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन अंग्रेजी के पुस्तकों का वहाँ के जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी मातृभाषा है, उसमें अनुवाद करके किया जाता है। गांधी जी ने भी कहा था, यदि बच्चों को हम यदि उनकी मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तभी उसके समझ का ज्ञान का विकास सही ढंग से हो पाता है। इसलिए जब हम प्राइमरी स्कूल में जब बच्चों को अध्यापन कराते हैं तो उसकी मातृभाषा से अध्यापन कराते हैं। तो यदि पुस्तक अंग्रेजी में रहेगी तो उसे तो हमें उसके मातृभाषा में अनुवाद करना ही होगा। तो शिक्षा प्रदान करने के लिए भी अनुवाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके पश्चात जनसंचार में देखते हैं, बिल्कुल शिक्षा में जैसे प्रयोग होता है बिल्कुल जनसंचार में ही वैसी है। आज हर प्रदेश की अपनी क्षेत्रीय भाषा में आकाशवाणी है, क्षेत्रीय भाषा में दूरदर्शन है। वहाँ पर वहाँ के जो गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं में समाचार सुनते हैं और उन प्रादेशिक भाषा के समाचार अपने मूल मातृभाषा के समाचारों के माध्यम से वे विश्व की जानकारी से जुड़े रहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग सबसे ज़्यादा अहम है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य में यदि हम देखें तो जितने भी विश्व के साहित्य को यदि आज हम पढ़ पाते हैं, विलियम शेक्सपियर जी के वर्ड्सवर्थ की कविताओं को, शैली किट्स की जो हैं, फ्रांसिस बेकन के जो हम प्रोज हैं, उनके निबंध हैं, उनको आज पढ़ पा रहे हैं। तो मुझे तो अंग्रेज़ी की जानकारी नहीं है, तो मैं उनके जो साहित्य है उनका जो अनुवाद किया गया है उसे ही मैं पढ़ पाता हूँ। या हमारे देश के जाने माने जितने भी साहित्य हैं, चाहे संस्कृत के साहित्य है, वेद है, आपके दर्शन हैं, और रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, कामायनी है, इन महान ग्रंथों का भी विश्व के जो अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किए जा चुके हैं और विश्व के लोग भी हमारे इस महान साहित्यों का अपनी भाषा में अध्ययन कर पाते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में भी अनुवाद अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जैसे मैंने इसके पहले भी जिक्र किया, दुभाषियों की ज़रूरत होती है। तो जैसे विभिन्न देशों के प्रतिनिधि संवाद जैसे मौखिक अनुवादक की सहायता से ही हो पाता है। हर देश में, प्रत्येक देश में राजदूत होते हैं, उन्हें कई भाषाएं बोलने का अभ्यास कराया जाता है। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे एक देश से दूसरे देश के बीच की मित्रता संबंध को, शांति समझौते जितने भी होते हैं, उसमें दुभाषीय के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, एक भाषा से दूसरे भाषा की बातों तक पहुंचाई जाती है। संस्कृति में भी अनुवाद का विशेष महत्व है। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है।
कहते हैं कि जो भाषा है हमें संस्कृति को समझने में भाषा जो है संस्कृति को समझने में बहुत सहयोग प्रदान करती है। तो भाषा को हम नहीं समझ पाते तो कहीं न कहीं उस लक्ष्य भाषा में मान ले जाए हम अंग्रेज़ों की संस्कृति को, उनके क्रिया व्यवहार को, उनके साहित्य में जो उल्लिखित है उनको हम उनके साहित्य को नहीं पढ़ पाते। तो यदि हमें अनुवाद ग्रंथ प्राप्त होता है तो उसके माध्यम से हम उनकी संस्कृति को भी जान सकते हैं। उनके द्वारा लिखे गए साहित्य के संदेश को, आनंद को तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही वहाँ की समाज, वहाँ की खान पान, वहाँ की वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति भी उस ग्रंथ के माध्यम से हमें आदान प्रदान होता है। तो और इससे हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और विश्व बंधुत्व की स्थापना होता है। और वैसे ही हमारे देश में ही विभिन्न भाषा भाषी हैं, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो हम उनके अनुवाद ग्रंथ को पढ़ के करके कर्नाटक की, तमिलनाडु की, पंजाब की संस्कृति को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आज अनुवाद का हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।